मेथड्स कर रहे थे, है ना, मेथड्स पे आके हम रुके थे, यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो मेथड्स ऑफ रिसर्च, इससे पहले हमने जो किया था वो टाइप्स ऑफ रिसर्च था। ये तीन चीजें ना अलग अलग रहेंगी। मेथड्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है, अप्रोचेस ऑफ रिसर्च क्या है, ठीक है। आपने इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना। जब टाइप्स हैं तो मैंने जो ये तीन टाइप्स दिए हैं इसलिए मैंने अलग अलग स्लाइड्स में दिए हैं। बहुत सारी बुक्स में ये चीजें इकट्ठी दी होती हैं कि अगर आपको टाइप्स दिए हैं तो आपको बीच में डिस्क्रिप्टिव, बीच में ही वो क्या है, वो अलग अलग विधियां हैं जिनके द्वारा हम एक रिसर्च को करते हैं। यानी कि अगर मैं एक फंडामेंटल रिसर्च कर रही हूँ टाइप की, ठीक है, तो उसके अंदर फर्दर मैं उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव भी विधि अपना सकती हूँ, मैं उसके अंदर एक्सपेरिमेंटल विधि भी अपना सकती हूँ, उसके अंदर मैं दूसरी आपकी तीसरी कौन सी है ये आपकी हिस्टोरिकल, ठीक है, वो भी विधि अपना सकती हूँ, यानी उसके द्वारा भी कर सकती हूँ। और अगर हम अप्रोच की बात करें तो अप्रोच क्या होती है कि ओवरऑल मैं एक क्या दृष्टिकोण लेके चल रही हूँ कि मैं कैसे टाइप की जो है अप्रोच लगाने लगी हूँ उसके अंदर। तो अप्रोच के अंदर हमारी क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव आ जाती है, ठीक है, कि ओवरऑल आपकी रिसर्च क्या रहेगी, कैलकुलेटिव रहेगी या बिना कैलकुलेशंस के रहेगी। तो इस तरीके से हमारी तीनों चीजें अप्रोच, टाइप्स और मेथड्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब टाइप्स हमने देख लिए थे, अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो है वो मेथड्स है, ठीक है। सो मेथड्स ऑफ रिसर्च, मेथड्स ऑफ रिसर्च के अंदर हमारे पास तीन मेन मेथड्स आते हैं, फर्दर बाकी सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। तो पहला हमारा जो चीज है वो है हिस्टोरिकल, थोड़ा सा ब्लर है ये पिक्चर, ठीक है, हिस्टोरिकल है, हिस्टोरिकल है, दूसरा डिस्क्रिप्टिव है और तीसरा एक्सपेरिमेंटल है। इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, कहीं समझ लो कि पहले हिस्टोरिकल ही आएगा। ये क्यों लिखा है ऐसे, क्योंकि हम हिस्टोरिकल के अंदर किस चीज की बात करते हैं, पास्ट की बात करते हैं, यानी कि ऐतिहासिक जिसको हम कह रहे हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक, देखो ये टॉपिक, अब इसको, अब ये भी बात है कि जहां मैंने अप्लाइड कहा, अप्लाइड क्या होगा कि यहाँ पर मैंने फंडामेंटल कहा तो वो मुझे टॉपिक फिर भी उसके अंदर फर्दर चूज करना पड़ेगा। अब आपका टॉपिक ये बताता है कि आपका जो टॉपिक है वो किस तरीके में, किस विधि में फॉल कर रहा है, ठीक है। अगर वो हिस्टोरिकल है तो आपका टॉपिक के अंदर जो चीजें आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, जिनको भी आप देखना चाहते हो, वो किससे रिलेटेड होंगी, वो पास्ट से रिलेटेड होगी, यानी कि व्हाट वाज, आप क्या खोजना चाहते हो यहाँ पे कि क्या था, ठीक है, उस जमाने में, उस कल्चर में, उस इंसान के साथ जो अब नहीं है, ठीक है, जो बिल्कुल ही अब नहीं है, प्रेजेंट से उसका कहीं पे लेना देना नहीं है। ऐसा भी हो जाता है कई बार तो कि हमें उससे, उसके लिए डेटा कलेक्ट करना ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम क्या यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या था, हम उसके बारे में जानने की जहाँ कोशिश करते हैं उसको हम हिस्टोरिकल मेथड कहते हैं, यानी कि ऐतिहासिक विधि कहते हैं। दूसरा हमारा आता है वर्णनात्मक विधि, यानी कि जिसे हम डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव कहते हैं, डिस्क्रिप्शन होता है इसके अंदर किस चीज का, प्रेजेंट के अंदर ये फॉल करती है रिसर्च, ठीक है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान में, यानी कि इसके अंदर आप क्या खोज रहे हो, इसके अंदर आप देखना चाहते हो क्या है, व्हाट इज, ठीक है, दिस वाज व्हाट वाज एंड दिस इज व्हाट इज, ठीक है। तो आप ये देखना चाहते हो, यानी कि इसका जो टॉपिक होगा ना वो प्रेजेंट से रिलेट करेगा, उसमें पास्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एक चीज याद रखना, बच्चे कई बार इस चीज को कंफ्यूज करते हैं, मतलब अपने आप में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम अगर 2000 में कोई चीज शुरू हुई है और अभी भी चल रही है 2022 तक, तो हम इसको किस टॉपिक में लेंगे, है ना। मतलब अगर मैं ऐसा कुछ एक्सप्लोर कर रही हूँ कि मैं पिछले 12 सालों का, या फिर मान लीजिए कि पिछले 10 सालों का जो अभी भी चल रहा है लेकिन शुरू हुआ था पास्ट में, तो इसको हम हिस्टोरिकल में लेंगे या डिस्क्रिप्टिव में लेंगे, किस में लेंगे, डिस्क्रिप्टिव में मैम, डिस्क्रिप्टिव में मैम, डिस्क्रिप्टिव में लेंगे, बिल्कुल, क्योंकि वो अभी भी चल रहा है। यानी कि पास्ट के अंदर जो चीजें थी वो तो खत्म, बिल्कुल खत्म जो हो चुकी है उसको मैं यहाँ हिस्टोरिकल में उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। इधर मैं किसकी बात कर रही हूँ कि जो अभी भी जिसकी एग्जिस्टेंस है, जिस चीज की, जिस फिनोमिना की, जिस भी चीज को आप मेजर करना चाहते हो या जिस भी चीज को आप देखना चाहते हो, तो वो है के बारे में हम बात कर रहे हैं। तीसरा आपका जो रिसर्च है जिसे हम प्रयोगात्मक कहते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंटल कहते हैं। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है? ओके, तो जिसे हम एक्सपेरिमेंटल कहते हैं वो किस में आती है, वो आती है जी आपका जो ये बताती है कि क्या होगा, व्हाट विल बी,
ठीक है, क्या होगा मतलब जब हम एक प्रयोग करते हैं, जब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब के अंदर, या दो चीजों के को आपस में हम जोड़ के देखते हैं या फिर उनको अलग करके देखते हैं, तो हमें ये पता लगता है कि जोड़ने से क्या होगा या अलग करने से क्या होगा। चाहे वो एक मेडिसिन बना रहा है, चाहे कोई साइंटिस्ट है ना, जब वो सॉल्ट मिला के देखता है तब उसको पता चलता है कि किस क्या होगा इस सॉल्ट और इस सॉल्ट को मिला के, तो वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। या किसी भी अलग तरीके के वेरिएबल्स आप ले लीजिए कि किसी भी अलग तरीके के जो चर है वो आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि कैसा रिलेशनशिप दोनों के बीच में होगा। ठीक है, अगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि कैसा रिलेशनशिप होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या होगा भी या नहीं होगा, है ना, तो इस तरीके से एक दूसरे पे असर डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं वेरिएबल। ठीक है, तो अगर x है तो उसकी वजह से y में क्या चेंजेस हो रहे हैं, या फिर अगर y को मैं छेड़छाड़ कर रही हूँ तो x के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं। इस तरीके की जो चीजें हैं आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम वहाँ पे अलग अलग लेते हैं, ये मैंने आपको करवा रखे हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। वहां पे हम बात करते हैं प्रयोगात्मक रिसर्च की, अनुसंधान की, यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जिसको हम कहते हैं। क्या ये तीनों क्लियर है? बेसिक चीज इनकी क्लियर है? यस मैम। यस मैम। मैम बस यही तीनों मेन मेथड्स ऑफ रिसर्च होते हैं? यस, लाइक दीज आर द ब्रॉड मेन हेडिंग्स? यही है। जैसे आगे आपके जैसे आगे मैं बताती हूँ कि कैसे, जैसे सर्वे मेथड है वो किस में फॉल करेगा, या आगे जितने भी हम जैसे एक्स पोस्ट फैक्टो आता है या इस तरीके की चीजें आती है वो कहाँ आएंगी। ठीक है, जैसे ये है। अब फर्स्ट हम डिस्क्रिप्टिव कर रहे हैं कि वर्णनात्मक जो अनुसंधान है उसमें क्या क्या चीजें आती है। सॉरी, कि इसके जो मेथड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट वो कौन से होते हैं। तो अगर हम ब्रॉडर टर्म में बात करें तो हमारे पास ये चारों केसेस हैं। इसके अलावा हम एक्सपोज्ड फैक्टो भी इसके अंदर ले लेते हैं, वो मैं बताऊंगी आपको क्या होती है एक्सपोज्ड फैक्टो, बट मोस्टली ये चार ही आपको हर जगह देखने को मिलेंगे जो कि वर्णनात्मक अनुसंधान विधि के अंदर आते हैं। ठीक है, पहला आता है जी सर्वे मेथड। ठीक है, सर्वेक्षण विधि जिसको हम कहते हैं। तो सर्वे क्या है, क्या होता है जी सर्वे, बताइए। लोगों से ओपिनियन लेना। किसी चीज पे स्टडी करना मैम? ये स्टडी नहीं पूछ रही मैं, सर्वे पूछ रही हूँ। सर्वे, सर्वेक्षण क्या होता है? हाँ जी, किसी का ओपिनियन लेना। ओपिनियन कैसे लेते हो आप? देयर आर मल्टीपल मेथड्स। अगर हम चाह के मतलब लाइक ऑनलाइन भी ओपिनियन ली जा सकती है लोगों की, सर्वेज होते हैं, और चाह के बिल्कुल, हम खुद भी चल के जा सकते हैं उनके पास। एक पेपर में मतलब क्वेश्चंस होंगे, करेक्ट। हम सर्वे हाँ जी, सर्वे के हिसाब से क्वेश्चनर वो से बता ले सकते हैं सकते जो भी हैं। उनकी प्रेफरेंसेस होंगी। वेरी गुड। तो सर्वे मेथड आपको मैम क्या सर्वे बताता है? में हम हाँ जी, हाँ क्वेश्चनेयर्स जी, बनाते हैं मैम, एज आई हैव आल्सो डन। क्वेश्चनेयर्स बनाते हैं हम सर्वे में, क्वेश्चनर्स क्वेश्चनेयर्स भी हम क्वेश्चनेयर्स लेके जाते हैं, और फिर वो हम उनको, अगर वो लिख सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम उन क्वेश्चनेयर्स को उनसे पूछते हैं और फिर वो आंसर करते हैं, या फिर उनको फिल करने के लिए देते हैं हम जैसे। और एक मतलब एक लिमिटेड टाइम, या फिर उनके अपने सामने भी करवा सकते हैं। जैसे मैंने सरोगेट मदर्स से मैंने फिल करे थे, सरोगेट मदर्स खुद नहीं कर पाई थी इसीलिए। ओके। तो सर्वे में हम क्वेश्चनर्स के उस पे जाते हैं मैम, सर्वे में क्वेश्चनर्स लेके जाते हैं हम लोग। हम्म। और कितने का सैंपल था आपका? तो लिमिटेड होगा अगर सैरोगेसी पे था। मैम डॉक्टर्स का तो मेरा 100 का था, और मेरा लेमैन का 150 था, और सरोगेट मदर्स तो मुझे 5 ही मिली थी। तो सरोगेट मदर्स का तो मेरा काफी कम लिमिटेड था, होगा तो हम्म। हाँ क्योंकि बहुत काफी लिमिटेड रेयर है ना ये तो। था। यस मैम, डॉक्टर्स का मेरा 100 थे, और उसमें लेमैन मेरे 150 थे। ओके, यस ठीक है। अब देखो, इसी तरीके से हम किसी का भी ओपिनियन लेने के लिए, यानी कि ये जानने के लिए कि उनका क्या सुझाव है, ये सुझाव मतलब क्या सोचते हैं वो किसी चीज के बारे में, तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो हम सर्वे मेथड के द्वारा स्टडी करते हैं, जो कि डिस्क्रिप्टिव का ही एक पार्ट है। यानी कि वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में ही आता है। अगर आप सर्वे मेथड की कोई रिसर्च कर रहे हो, जैसे अभी एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से उन्होंने सर्वे किया, क्वेश्चनर्स दिए, ठीक है, ज्यादातर। और इसके बारे में एक चीज और याद रखना कि ज्यादातर हम इसे तब ऑप्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप छोटे सैंपल के ऊपर, अब जैसे इनका क्या था कि 50 का या 150 का, 150 थे, या फिर इनके पास 100 थे, है ना, इस तरीके से इनके पास डेटा था, टोटल 300 का सॉरी सैंपल था। तो लेकिन फिर भी इन्होंने सर्वे मेथड चूज किया। बट अदरवाइज हम क्या करते हैं, बहुत ही बड़े स्केल के ऊपर जब हम रिसर्च करते हैं या फिर बड़ा हमारा सैंपल होता है, तो ज्यादातर सर्वे को चूज किया जाता है।
बिकॉज सर्वेज आर इजी टू कंडक्ट, ठीक है, यानी कि बहुत ही इजीली इसके अंदर डेटा ले लिया जाता है। जैसे अगर इनके जैसे 300 लोग भी थे, ठीक है, अगर 300 लोगों का ये इंटरव्यू थोड़ी ना लेती, एक एक का इंटरव्यू थोड़ी लेते, कैसे लेती, चलो 5 जो सैरोगेट इन्होंने 5 सैरोगेट मदर्स इन्होंने बोला तो उनका तो ले लेती। जैसे लेमैन इन्होंने कहा कि अगर 100 थे या डॉक्टर्स जितने भी इन्होंने बताए है ना, तो वो थे, तो इतने लोगों का ये इंटरव्यू थोड़ी ना लेने बैठते, ठीक है। तो जब हमारे पास सैंपल बहुत ज्यादा बड़ा है तब भी हम ऑप्ट करते हैं सर्वे मेथड को, ठीक है। देन आता है जी केस स्टडी। नाउ व्हाट इज केस स्टडी? जो ऑलरेडी रिसर्च हो रखी है तो उसके ऊपर हम मतलब स्टडी करते हैं। तो हम क्यों रिसर्च करते हैं अगर ऑलरेडी हो चुकी है? लाइक कोई सर्टेन जैसे केसेस होते हैं मैम। और Ma'am, when the research is specific about certain case only, कि हमें उसी particular case के बारे में या उसी particular phenomena को पढ़ना है, that can be done only through that case study. या in many social sciences like philosophy and all, they call their subject as case study. एक particular person के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो that kind of study is called case study method, wherein you are just exploring the angles of that case. क्या हुआ था, फैक्ट्स क्या थे, क्यों ऐसा हुआ, उनके साथ क्या हो सकता था, what all were possibilities that could have taken place, what has actually taken place. हाँ जी, तो कहने का ओवरऑल दोनों को क्या मतलब निकलता है कि ये एक तो काफी डीप होती है, ठीक है, यानी कि काफी डीप का मतलब क्या है कि इसके अंदर हम एक कोई फैमिली या एक कोई पर्सन या एक कोई केस, मतलब कोई भी एक, ज्यादातर वन सिंगल केस ओरिएंटेड होता है, क्योंकि हम उसको इतना डीप में जानना चाहते हैं उसकी प्रॉब्लम को। ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है हमेशा केस स्टडी। जैसे अभी अगर आप बता रहे हो, प्रत्युष वाज स्पीकिंग ना, तो अगर आप बता रहे हो कि मैम इसमें हम मतलब लेते हैं कि जो ऑलरेडी चीज हो चुकी है, तो उसको हम क्यों लेते हैं? क्योंकि उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को जानने के लिए कि फ्रॉम वेयर दिस प्रॉब्लम केम और फ्रॉम वेयर दिस प्रॉब्लम इज कमिंग, है ना, उस चीज को जानने के लिए, उस समस्या को डेप्थ में पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, केस स्टडी मेथड को चूज करते हैं, ठीक है। जो केस स्टडीज हैं, जैसे मनीलेखा ने एग्जांपल्स भी दिए कि फैमिली ओरिएंटेड, या फिर मतलब अगर मैं फैमिली के ऊपर कर रही हूँ तो मैं एक फैमिली लूंगी उनकी केस स्टडी, और केस स्टडी में हम क्या करते हैं, हिस्ट्री से लेके, ठीक है, यानी कि पूरा बैकग्राउंड से लेके हम उनकी फाइल तैयार करते हैं और उसके अंदर उसको पढ़ते हैं डेप्थ में, ठीक है, कि ऐसा क्या हुआ होगा कि आज ये सिचुएशन आई, या ऐसा क्या हुआ होगा कि ये चीज सामने आई। तो इस तरीके की चीजें हम केस स्टडीज में पढ़ते हैं। देन आती है जी कोरिलेशनल, जो काफी ज्यादा की जाती है, सह संबंध जिसे हम कहते हैं, सह संबंध विधि। तो कोरिलेशनल स्टडीज क्या होती है? ऐसी स्टडीज जो एक दूसरे से कोरिलेट कर रही हूँ, जैसे सम स्टडीज एक दूसरे से मतलब मेल खा रही हूँ। स्टडीज और वेरिएबल्स। मैम, जैसे कोविड का इफेक्ट ऑन इकोनॉमी जब पढ़े, तो दैट वाज अ हेल्थ इशू प्लस इकोनॉमिक एंगल, तो ये कोरिलेशनल स्टडी कहला जाएगी। और जेंडर एजुकेशन से रिलेट करें, वेरिएबल्स को कोरिलेट करना है, जेंडर और एज को, पढ़ाई को, एजुकेशन को लेकर चलें कि विच जेंडर इज मोर एजुकेटेड। तो यहाँ पे आप डिफरेंट वेरिएबल्स का कोरिलेशन देखते हो, ठीक है, यानी कि जो अलग अलग चर हैं, आप कहीं अलग अलग चर जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से आपको जुड़े हुए लगते हैं, लेकिन आप ये टेस्ट करना चाहते हो, आप ये देखना चाहते हो, आप ये स्टडी करना चाहते हो कि क्या वो आपस में कोरिलेटेड है, ठीक है, क्या वो आपस में उनका कोई संबंध है। अगर जैसे हम बहुत बार ऐसा कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मैं कहूँ कि बच्चे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसके अचीवमेंट से मैच करता है या मतलब कोरिलेट करता है, अगर हम इन दोनों का देख रहे हैं, प्लस हम कोई और भी ले लेते हैं, उनकी इंटेलिजेंस भी ले लेते हैं, उनका मोटिवेशन लेवल भी ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम ये चारों का भी आपस में जो है रिलेशन देखना चाहते हैं कि क्या बच्चे के जो नंबर हैं वो उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को प्लस उसकी इंटेलिजेंस को प्लस उसकी मोटिवेशन को कोई लिंकेज है चारों के बीच में, तो डेफिनेटली आपको लिंक मिलेगा। मतलब मैं नहीं कह रही कि मैंने स्टडी किया है, बट हाँ हम इसको, हो भी सकता है कि ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोरिलेशन ना भी हो, बट हम स्टडी करना चाहते हैं कि क्या इन वेरिएबल्स के अंदर आपस में कोई कोरिलेशन बैठता है, यानी कि कोई संबंध है या नहीं है।
तो आप 2 या 2 से ज्यादा कोई भी वेरिएबल्स ले सकते हैं और उनके अंदर का रिलेशन देख सकते हैं। अब देखो ये चीज यहाँ पे याद रखना कि जब हम डिस्क्रिप्टिव के अंदर रिलेशन देखते हैं तो हम किसी भी वेरिएबल से छेड़छाड़ नहीं करते हैं। एज इट इज जो डेटा है, यानी कि अगर मैं बच्चों की मोटिवेशन चेक कर रही हूँ तो जितने वो एट प्रेजेंट मोटिवेटेड है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव इज ऑल अबाउट प्रेजेंट, ठीक है, जितना है बस उतना ही डेटा लेना है हमने, उससे छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो मैं उनको कोई मोटिवेशन का लेक्चर नहीं दूंगी, कोई ऐसी स्पीच नहीं दूंगी जिससे वो मोटिवेट हो जाएं, फिर तो मैंने उनकी मोटिवेशन को इंक्रीज कर दिया अपनी तरफ से, ठीक है। तो मैं उनको किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं करूंगी, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगी, सिर्फ जितने मोटिवेटेड वो हैं उतने का डेटा लूंगी, यानी कि एट प्रेजेंट वो जितनी उनकी मोटिवेशन है उतना ही सिर्फ आप क्वेश्चनियर भरवा लोगे, बस उतना ही। आप कोई एक्स्ट्रा वहां पे कोई लेक्चर नहीं दे रहे हो, आप कोई उनकी इंटेलिजेंस इंक्रीज नहीं कर रहे हो, ठीक है, ना ही आप उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो या घटाने की कोशिश। मोटिवेशन घटाऊंगी भी नहीं मैं, बढ़ाऊंगी भी नहीं, जो उसकी प्रेजेंट बच्चे की मोटिवेशन होगी उसी से ही रिलेट करके देखूंगी, ठीक है, तभी वो डिस्क्रिप्टिव में फॉल करेगा। अगर मैं ये कर देती हूँ ना कि मान लो मैंने 9th क्लास के बच्चों की मोटिवेशन देखनी है, लेकिन उससे पहले मैंने उनको एक मोटिवेशन का लेक्चर दे दिया, ठीक है, यानी कि उनके टेस्ट से पहले, पेपर से पहले मैंने उनको बड़ा ही मोटिवेट कर दिया, तो उससे क्या होगा, उससे तो मेरा जो प्रेजेंट करे वो एक्सपेरिमेंटल में चली जाएगी। विधि क्या हो जाएगी यहाँ पे, एक्सपेरिमेंटल हो जाएगी, क्योंकि मैंने एक वेरिएबल से छेड़छाड़ कर दी। उसको तो मैंने कैसे पढ़ना है, एज इट इज पढ़ना है, जैसा है वैसा ही आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में उठाना है और उनका आपस में रिलेशन देखना है। मेरी बात समझ में आ गई? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। देन नेक्स्ट आता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारे पास काफी सारी स्टडीज जो हैं वो डेवलपमेंटल में होती है, ठीक है। डेवलपमेंटल यानी कि विकासात्मक विधि जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम किसी भी चीज का विकास पढ़ते हैं। विकास का मतलब क्या होता है, देखो विकास 3 तरीके से पढ़ा जाता है, वो हम फर्दर करेंगे, बट विकास का मतलब क्या होता है कि वो चीज की ग्रोथ कैसे हुई, ठीक है। ग्रोथ एक ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ भी हो सकती है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि मैं 0 से 5 साल के बच्चे को पढ़ना चाहती हूँ, उसकी फिजिकल ग्रोथ, उसकी मेंटल ग्रोथ, उसकी इमोशनल ग्रोथ, यानी कि उसका मतलब उसका भावनात्मक, उसका मानसिक, उसकी जितनी भी तरह की अलग अलग उसकी जो भी ग्रोथ है, मतलब कि वो सारी की सारी अगर मैं पढ़ना चाहती हूँ, ठीक है, तो अगर मैं उसके बाद अगर मैं 5 से 10 साल के बच्चे को भी पढ़ना है, मुझे 10 से 15 साल के बच्चे को पढ़ना है, तो इस तरीके से आप ह्यूमन बींग्स की ग्रोथ को जैसे पढ़ सकते हो, वो भी डेवलपमेंटल स्टडीज में ही आएंगी। प्लस अगर मैं किसी इंस्टीट्यूट को पढ़ती हूँ, मान लीजिए कि मैं डीएवी एक संस्था है ना, कि या कोई भी अदर कोई भी एक वो है, ट्रस्ट ले लो, कोई भी कुछ भी ले लो, तो अगर मैं पढ़ना चाहती हूँ कि उसकी पहले जब वो स्टार्ट हुआ, जब वो संस्था स्टार्ट हुई, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं पता, बट जब वो स्टार्ट हुई 18 समथिंग समथिंग मान लो, ठीक है, अगर मैं देखना चाहूँ कि भाई 2022 तक अभी तक का उसका क्या पूरा का पूरा ग्रोथ है, यानी कि कितना उसने, या पिछले 10 सालों में देख लो आप, 2010 से लेके भी मैं देख सकती हूँ कि 2010 से लेके 2020 में जो डीएवी है उन्होंने कितना, 22 में उन्होंने कितना ज्यादा ग्रो किया है। इस तरीके की चीजें, या कोई कंपनी है उसकी ग्रोथ के ऊपर भी आप देख सकते हो। तो ये जो चीजें हैं, जब हम ग्रोथ देखते हैं, वृद्धि देखते हैं, विकास देखते हैं किसी चीज का, कि इतने सालों में उस चीज ने कितना विकास किया है, ठीक है, तो वो हमारी विकासात्मक विधि के अंदर फॉल कर जाती है, यानी कि इसके अंदर आती है। अब ये फर्दर 3 टाइप की होती है। 3 टाइप की कौन सी होती है? 3 टाइप का मतलब है, पहली आती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबे समय तक चलने वाली रिसर्च। जैसे मान लो अगर आपने एक जन्म से 15 साल तक किसी बच्चे को पढ़ना है, ठीक है, मान लीजिए जन्म से लेके 15 साल तक, अब टोटल कितने इयर्स लगेंगे इसमें? 15 इयर्स एक रिसर्चर को लग जाएंगे, ठीक है, पूरा डेप्थ में पढ़ने के लिए उसको कितने साल लग जाएंगे? 15 साल उसको एक बच्चे को पढ़ना पड़ेगा कि उसकी क्या डेवलपमेंट रही है, और 15 साल तक बच्चा इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर चेंज से कैसे गुजरा है और कैसे उसने ग्रो किया है। तो ये लंबे समय तक चलने वाली रिसर्च है। बस इसमें टाइम की बात है, सारी टाइम लंबा खिंच जाता है, प्लस ये एक्सपेंसिव भी रहती है, ठीक है, प्लस इसमें आपको काफी ज्यादा मतलब आप कोशिश करते हैं कि आप इसमें कन्वीनियंट रिसर्च का डेटा लें। कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक, ऐसा कोई पर्सन ले जो आपके आसपास ही रहता है या आपके घर में ही है, ठीक है, ताकि 15 साल तक आप उसको ऑब्जर्व कर सकें।
ऐसा ना हो कि बीच में वो छूट जाए या 5 साल बाद ही वो कहीं चला जाए, ठीक है। या फिर कई बार होता है कि अगर आप कोई पेशेंट ले लेते हो तो उनका तो मोर्टेलिटी रेट भी रहता है कि मतलब उनके मरने के चांसेस भी हो जाते हैं 15 साल तक। किसने देखे 15 साल, क्या पता वो कितनी उनकी प्रॉब्लम या डिजीज जो है वो कितना बढ़ जाए या जो भी है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो हमें लॉन्गिट्यूडनल में होती हैं। प्लस जो सब्जेक्ट है उसके भागने के बड़े चांसेस होते हैं। सब्जेक्ट मतलब जिसको भी आपने पर्सन को लिया है, कई बार वो छोड़ के चले जाते हैं रिसर्च, ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसी काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हमें लॉन्गिट्यूडनल के अंदर, और ये लंबे समय तक चलती है, बस इसीलिए लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। अब इसी का सोल्यूशन पाने के लिए हमने कौन सी वाली रिसर्च निकाली, क्रॉस सेक्शनल। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं 15 साल वाले को छोड़ के मैं ये काम कर सकती हूँ कि मैं 3 बच्चे ले लूं। यहाँ पे देखो सैंपल छोटा रहेगा, ठीक है। इसकी एक और वो है, मैंने जो आपको डिटेल्ड नोट्स कराए हैं उसमें ये सब कुछ दिया है, ठीक है। तो इसमें सैंपल साइज जो है वो स्मॉल रहेगा लॉन्गिट्यूडनल के अंदर। स्मॉल मतलब एक ही बच्चा है, जैसे 15 साल तक एक ही बच्चे को देख रहे हैं। अब क्रॉस सेक्शनल में हम क्या करेंगे, 3 बच्चे ले लेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाला जो बच्चा रहेगा वो 0 से 5 साल का, ठीक है। फिर 5 से 10 साल का मैंने एक और बच्चा ले लिया, फिर 10 से 15 साल का मैंने एक और बच्चा ले लिया। अब बच्चे तो 3 हो गए, यानी कि बढ़ गए, ठीक है। यानी कि मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंक्रीज हो गए, सैंपल इंक्रीज हो गया। लेकिन इससे हुआ क्या, इससे कितने साल में हो जाएगी रिसर्च? अगर मैं इन तीनों को इकट्ठा पढ़ती हूँ कितने साल लगेंगे मुझे? 5 साल लगेंगे, है ना। यानी कि 5-5 साल का है तो 5-5 साल लगेंगे मुझे इनको पढ़ने में, बट मैं तीनों को इकट्ठे पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे आपके 10 ईयर्स सेव हो जाते हैं, ठीक है। कहाँ आप 15 साल एक बच्चे को देखोगे, कहाँ आपने 3 बच्चे ले लिए और आप 5 साल में ही अपनी नॉर्मल रिसर्च भी 5 साल में, 5 साल 3 साल लग जाते हैं। तो अगर आप 5 साल में ही अपनी रिसर्च को यहाँ पे कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। इसमें सैंपल साइज इंक्रीज हो जाता है और लॉन्गिट्यूडनल से कम ये एक्सपेंसिव होती है। और इसमें आप डेटा को जरूरी नहीं है कि कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ही ले, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। यानी कि कोई और अगर रिक्वायरमेंट है आपके सैंपल लेने की तो वो भी पूरी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों आपस में एक दूसरे की ऑपोजिट्स हैं। इज इट क्लियर ये दोनों? यस मैम। यस मैम, ये क्रॉस वाला थोड़ा बताना शॉर्ट में। क्रॉस सेक्शनल में देखो पूजा, मैंने क्या कहा कि हम 3 अलग अलग सैंपल ले लेंगे। वहां पे मेरे पास एक ही सैंपल था और मैं लगातार 15 साल तक उसके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, इसीलिए वो क्या है, लंबे समय तक चलने वाली रिसर्च है। लेकिन इसके अंदर मैं क्रॉस कर रही हूँ उस चीज को, यानी कि मैं डिवाइड कर रही हूँ। कैसे डिवाइड कर रही हूँ, 3 सैंपल ले रही हूँ अलग अलग। 0 से 5 साल का एक बच्चा ले लिया, 5 से 10 साल का एक बच्चा ले लिया और 10 से 15 साल तक का एक बच्चा ले लिया, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट तो बढ़ा लिए अपने, लेकिन क्या होगा, उससे मेरे 10 साल बच जाएंगे। ये पूरी रिसर्च कितने साल में हो जाएगी, इकट्ठे तीनों बच्चों पे करूंगी तो ये 5 साल में हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए ये जो है इसकी डिमेरिट्स को पूरा करती है, ठीक है। यानी कि हमें लॉन्गिट्यूडनल में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी कि 15 साल तक कौन डेटा देगा मुझे, ठीक है, और पर प्लस 15 साल तक मैं कैसे मैनेज करूंगी, तो वो जो दिक्कत आ रही थी वो क्रॉस सेक्शनल में नहीं आएगी। देन आता है जी ट्रेंड स्टडीज। समझ में आया ना या नहीं? यस मैम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है जी ट्रेंड स्टडीज। ट्रेंड क्या होता है, ये क्या होती है ट्रेंड स्टडीज? मैम जो मार्केट में उस टाइम पे ट्रेंड चल रहा होता है या उस टाइम पे जो भी मतलब जैसे किसी इस टाइम पे जैसे जीन्स का ट्रेंड चल रहा है या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या किसी पर्टिकुलर चीज का उस टाइम पे वो चल रहा है, तो उस पे हम रिसर्च करते हैं। जैसे अभी जैसे पेंडेमिक था लास्ट 2 ईयर से, तो हम पेंडेमिक पे रिसर्च कर सकते हैं, तो वो सर्टेन ट्रेंड में है उस टाइम पे। बिल्कुल, वो ट्रेंड में है। प्लस उसमें टाइम का भी ये होता है कि जैसे अगर ट्रेंड में ना टाइम इस तरीके से होता है कि मान लो अगर टेक्नोलॉजी है, मैं कोई मोबाइल देख रही हूँ या मैं कोई भी टेक्नोलॉजी के ऊपर कर रही हूँ, या जैसे आपने कहा कि मैम पैंडेमिक है, तो पैंडेमिक के दौरान क्या बढ़ गई, ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ गई, है ना। तो ये एक ट्रेंड हो गया कि वी आर स्टडिंग ऑनलाइन, वी ऑल आर स्टडिंग ऑनलाइन। कुछ ना कुछ हम देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, ऑनलाइन ही हम अप्रोच करते हैं।
तो अगर मैं देखना चाहूँ कि अगर जब से एकदम से ऑनलाइन चीजें अगर मैं देखूं तो मैं देखना चाहूँ तो कब आई थी हमारी, हाँ 2019 में जैसे पेंडेमिक शुरू हुआ था 2020 में, बट हाँ 2019 में आपका ये आ गया था वायरस। तो अगर हम देखें कि 2019 से लेके 2020 तक और फिर 2020 से लेके 2021 तक, फिर 2021 से लेके 2022 तक, है ना। इस तरीके से अगर हम ट्रेंड को देखना चाहें कि ऑनलाइन एजुकेशन का जो ट्रेंड है वो क्या इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ ड्यूरिंग द पैंडेमिक, या फिर जो हमारा ट्रेंड है वो किस तरीके का चल रहा है, तो आपको उसका एक स्केल नजर आएगा। इस तरीके से आपको उसका स्केल नजर आएगा कि भाई जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो क्या हुई है, डे बाय डे एक्सपैंड हुई है ना। अगर 19 से लेके 22 तक का डेटा देखोगे तो ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिखेगा, ठीक है, जो एट प्रेजेंट जो हम देख पा रहे हैं, क्योंकि इसका ट्रेंड जो है फिर से मतलब ज्यादा 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 होता चला जा रहा है, ठीक है। इवन वर्क फ्रॉम ऑनलाइन एवरीथिंग इज ऑनलाइन, यू कैन सिट एट होम एंड डू एवरीथिंग। तो ये जो चीज जो बढ़ गई है अभी तक आते 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 वो कहाँ पे आ गई है, ठीक है, इंक्रीज हो गई है। तो ये हमारी ट्रेंड स्टडीज होती हैं, यानी कि बदलते वक्त के अनुसार उस चीज ने उस चीज की आज जगह क्या है, यानी कि आज क्या कहाँ पे स्टैंड कर रही है वो चीज, तो वो जब हम देखते हैं वो हमारी ट्रेंड स्टडीज के अंदर काउंट होती है। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। मैम ये थर्ड पॉइंट थोड़ा एक्सप्लेन करिए। क्या विभा? मैम ये तीसरा नंबर। ये वाला क्लियर नहीं है, ट्रेंड स्टडीज? नो मैम, कॉल आ गई थी मैम। मुझे आवाज नहीं क्लियर आ रही, क्या बोल रहे हो? मैम कॉल आ गई थी, नहीं सुन पाए। ओके। अच्छा, आप फिर रिकॉर्डिंग सुनना, ठीक है, क्योंकि अभी अगर मैं दोबारा जाऊंगी तो टाइम लग जाएगा। रिकॉर्डिंग सुनना एक बारी। मैम बस यही लास्ट वाला ट्रेंड वाला हो गया। हाँ, ट्रेंड वाला ही हुआ है लास्ट। अच्छा, क्या क्या हो रही थी, मैं confuse हो गई। तो ये कुछ आपके एमसीक्यूज हैं। वैसे जितने जो मैंने लास्ट डॉक्यूमेंट आपको भेजा था, अगर आपने सॉल्व किया है वो सारे मेथड्स के ऊपर थे। ऑल द क्वेश्चंस वेर ऑन मेथड्स। पूरा जो डॉक्यूमेंट था लास्ट टू लास्ट वाला मेरे ख्याल से किए थे एमसीक्यूज, ग्रुप में जो सेंड किए थे यस मैंने, मैम। यस मैम। वो सारे ऑलमोस्ट ये भी मैंने वहीं से एमसीक्यूज उठाए हैं। तो जितने भी एमसीक्यूज थे वो सारे के सारे आपके मेथड्स के ऊपर थे, ठीक है, कि किस तरीके का मेथड हम कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो अब देखो, जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द टाइप ऑफ रिसर्च दैट टेस्ट हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज इज सॉरी इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई। इसके अंदर हमने क्या एक्सप्लेन करना है, कैसे, हाउ एंड व्हाई, क्यों एक फिनोमेना, एक घटना जो है वो किस तरह से हुई, हमने ये क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। तो इनमें से कौन सी रिसर्च होगी? एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेटरी होगी। एक्सप्लेनेटरी क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे हमें हाइपोथेसिस क्या कहते हैं, जो फेनोमेना है, जो अकर्स होते हैं, उसके बारे में हमें वो करना है, उनको एक्सप्लेन करना है। राइट, उसको टेस्ट करने के साथ साथ उसको एक्सप्लेन भी करना है, हाउ एंड व्हाई। जैसे डिस्क्रिप्टिव के अंदर हम क्या करते हैं, बस जो हमें मिलता है ना हम वही लेके आ जाते हैं, ठीक है। हम उसको इस तरीके से नहीं करते कि डिस्क्राइब तो करते हैं, लेकिन हम उसके टेस्ट सिर्फ टेस्टिंग करते हैं हाइपोथेसिस की, कि मैं ये मान के चली थी और ये जो मेरी बात निकली वो सही थी, या फिर ये मुझे जो मेरी बात निकली वो गलत थी, यानी कि रिजेक्ट और एक्सेप्ट हम उसको बस ये बता देते हैं। बट एक्सप्लेनेटरी के अंदर आपको वाई भी बताना पड़ता है कि वाई एंड हाउ ये चीज गलत कैसे हुई, रिजेक्ट कैसे हुआ और क्यों हुआ, और या फिर एक्सेप्ट हुआ तो कैसे हुआ और क्यों हुआ, ठीक है, आपको पूरा एक्सप्लेन करना होता है। देन नेक्स्ट सेकंड आ जाओ, कि सेकंड कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड इन द कैटेगरी ऑफ डेवलपमेंटल। इनमें से कौन सी रिसर्च जो है वो डेवलपमेंटल रिसर्च है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव, क्लियर, ये डिस्क्रिप्टिव का ही पार्ट है डेवलपमेंटल रिसर्च। तो इनमें से कौन सी डेवलपमेंटल के अंदर आ जाती है? डिस्क्रिप्टिव आ जाती है, ठीक है, सिंपल सा है ये। देन नेक्स्ट आता है जी हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक।
देखो ऐतिहासिक के बारे में ये तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया कि ऐतिहासिक का मतलब क्या है। ऐतिहासिक का मतलब है कि पास्ट से रिलेटेड हमारा टॉपिक होगा, जो भी चीजें हम मतलब खत्म हो चुकी हैं। बट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इन हाइपोथेसिस, सॉरी क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल, इज द स्टेप्स। ठीक है, यानी कि ये डिफर करेगा। नॉर्मल जो एक रिसर्च होती है उसके जो स्टेप्स रहते हैं उसमें से यहाँ पे जो चीज डिफर करेगी, यानी कि डिफरेंस रहेगा किस चीज के अंदर, तीन चीजों के अंदर। तो ये जो तीन चीजें हैं मोस्टली यहाँ से यहाँ डेटा कह रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपको। हिस्टोरिकल का अगर क्वेश्चन आएगा तो वो डेटा कलेक्शन से ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इसके डेटा कलेक्शन में ही दिक्कत आती है। एक हिस्टोरिकल टॉपिक अगर मैं उठा लेती हूँ, यानी कि कोई भी ऐतिहासिक पुराना बहुत पुराना टॉपिक अगर मैं कोई उठा लेती हूँ, तो मैं डेटा कहाँ से लूंगी? ठीक है, यानी उसके तो पर्सन अभी मिलेंगे ही नहीं, मुझे विटनेस ही नहीं मिलेगा, तो मैं उसका डेटा कहाँ से लूंगी? ठीक है, तो एक तो ये प्रॉब्लम आती है। इसलिए हमें फर्स्ट स्टेप एक तो हम करते हैं कि डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे इसके अंदर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट। आम रिसर्चेस में जैसे डेटा लिया जाता है इसमें थोड़ा डिफरेंट रहता है। दूसरी चीज कि इसके अंदर हम डेटा को क्या करते हैं, इसके अंदर हम डेटा का क्रिटिसिज्म करते हैं, एनालिसिस नहीं करते, यानी कि विश्लेषण नहीं करते हैं हम इसमें आंकड़ों का, हम इसमें आलोचना करते हैं आंकड़ों की। ठीक है, तीसरी चीज आ जाती है कि मुझे प्रेजेंट कैसे करने हैं इसके अंदर फैक्ट्स, यानी कि जो भी तथ्य आपको सामने आते हैं वो आपको क्या सोच में रख के या क्या ध्यान में रख के आपको प्रेजेंट करने होते हैं। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये बताओ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन वी हैव? डेटा थ्री कलेक्शन के टाइप्स, कौन कौन सा? प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्जरी। एंड मैम प्राइम प्राथमिक और गौण स्रोत। प्राथमिक और प्राइमरी गौण। सेकेंडरी एंड तीसरा कौन सा बोला है? टर्जरी। मैम गौण। ओके, तो प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी डेटा तो मैम वो हो गया जो मतलब जो जो हम खुद कलेक्ट करते हैं या ऑलरेडी दे रखा होता है, जो ऑलरेडी दे रखा होता है मैम, क्या नाम है, जो जिसके बेसिस पे हम वो बना सकते हैं, जो हमने खुद ढूंढना होता है। और सेकेंडरी? मैम सेकेंडरी डेटा जो हम लोग कहीं से लेते हैं, कोई ऑथेंटिक सोर्स से डायरी, लेते हैं। न्यूज़पेपर। अच्छा, तो डिफरेंस क्या है दोनों में, प्राइमरी और सेकेंडरी में? And primary data is first hand experience, like you collect it yourself, Right, जैसे हम लोग right. field work में करते हैं. And secondary data is basically dependent from all the literary sources available or some documentaries or like those kind of secondary sources or interviews of some people who had witnessed that thing. देखो प्राइमरी डेटा का मतलब क्या है कि जिसके अंदर विटनेस खुद आ जाता है, या फिर जैसे आपने कहा फर्स्ट हैंड डेटा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मैं एक पुराने न्यूज़पेपर से कोई भी डेटा ले रही हूँ, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, प्राइमरी सोर्स है ये या सेकेंडरी सोर्स है? मैम सेकेंडरी। हाउ? No, ma'am, newspaper is always considered primary source of data. सोच लो किस में आता है ये, प्राइमरी में या सेकेंडरी में? I think ये क्लास में डिस्कशन हुआ था that because they are reporting directly, therefore it is a primary source. हाँ, ये प्राइमरी में आता है। ठीक है, मैंने आपको ना जो आपकी आपको इसके अंदर हिस्टोरिकल की पीपीटी दी हुई है उसके अंदर आपको ना दोनों लिखे हुए हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो भी आपके पास इस वक्त कॉपी पेन है उसके अंदर लिख लीजिए कि उसके नीचे जितनी भी लिस्ट मैंने दी है, अगर मैंने एक डायरी भी वहां पे लिखी है, अगर मैंने वहां पे एक कुछ भी लिखा है, ठीक है, वो आपको याद करना है कि प्राइमरी के अंदर क्या क्या आता है प्लस सेकेंडरी के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, क्योंकि जब वो ऑप्शंस देते हैं तो वो इसी तरीके से ऑप्शंस देते हैं, वो डायरेक्ट नहीं पूछते कि प्राइमरी डेटा क्या होता है। ठीक है, देखो वैसे अगर मैं बताऊं कि अगर हमें ऑड वन आउट करके भी चलना है तो आज जब हमारे पास विटनेस नहीं है, प्राइमरी डेटा हमारे पास आता नहीं है, हिस्टोरिकल में आता मतलब हमारे पास विटनेस तो होता नहीं है। बहुत रेयर होता है कि अगर मान लो मैं फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ तो बहुत रेयर होगा कि मुझे कोई फ्रीडम फाइटर मिल जाए या मुझे उस वक्त की कोई बात पता चल जाए, अब वो तो हो नहीं सकता। तो मेरे लिए जो प्राइमरी डेटा क्या बन जाएगा, उस वक्त का न्यूज़पेपर, ठीक है, उस वक्त की कोई डायरी, ठीक है, उस वक्त का कोई भी डॉक्यूमेंट, उस वक्त की कोई भी बुक, ठीक है, ऐसी जो चीजें रहेंगी वो हमारे लिए क्या बन जाएंगी, एक तरीके से सोर्स ऑफ डेटा बन जाएंगी।
तो उनमें से कुछ डेटा हमारे पास प्राइमरी में फॉल करेगा। प्राइमरी मतलब अगर मेरे पास, मान लो अगर मैं गांधी जी की गांधी पे कोई रिसर्च कर रही हूँ, ठीक है, अब दो बातें हो गई कि एक तो हो गया अगर मैं प्राइमरी की बात करूं, अब इस पॉइंट से समझ जाना कि प्राइमरी क्या होगा। अब मैं गांधी तो है नहीं तो मैं उनसे तो पूछ नहीं सकती, ठीक है, लेकिन अगर गांधी की कोई बुक लिखी हुई है, ठीक है, जैसे उन्होंने लिखा था द ट्रूथ एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ या एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ समथिंग ऐसे, ऐसे उनकी वो जो बुक है, तो अगर उनकी लिखी हुई बुक अगर मेरे पास है, ठीक है, तो वो एक तो वो हो गई। एक हो गई गांधी के ऊपर किसी ने बुक लिखी हुई है, किसी ऑथर ने, गांधी के ऊपर बड़ी सारी बुक्स हैं, तो अगर मैं उनमें से कोई बुक उठाती हूँ तो इनमें से प्राइमरी कौन सी होगी? ऑटोबायोग्राफी वाली। बिल्कुल, जो उन्होंने खुद लिखी है, जो विटनेस ने खुद लिखी है, वो कौन सा हो जाएगा? प्राइमरी डेटा हो जाएगा। और जो उनके ऊपर किसी और ने लिखी है, अगर मैं उसको पढ़ रही हूँ तो वो क्या हो जाएगी? हमारी सेकेंडरी हो जाएगी, ठीक है। तो जो डायरेक्ट विटनेस से रिलेट करती हैं चीजें, जैसे कि अगर हम किसी कल्चर की बात करें, जैसे आपके पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था कि जो रेलिक्स होते हैं, रेलिक्स क्या होते हैं? अवशेष जिनको हम कहते हैं, रिमेन्स एंड रेलिक्स, है ना। जैसे जैसे आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल या नेशनल ज्योग्राफी पे, वो किसी भी उसकी मतलब अगर डिगिंग करते हैं, जैसे वो पुरानी कोई सभ्यता देख रहे हैं, अगर सिंधु घाटी सभ्यता या जो भी है, जो भी कोई सभ्यता पुराना कल्चर देख रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड जब उनको कोई बर्तन मिल जाते हैं, जैसे मान लीजिए, ठीक है, यूटेंसिल्स या फिर कोई पेंटिंग्स, ठीक है, या फिर उनके बच्चे कुछ अवशेष उनको मिल जाते हैं, या कोई सिक्के मिल जाते हैं उनसे संबंधित, मतलब वो जो यूज करते थे, ठीक है, तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो उनके रिमेन्स और रेलिक्स में आ जाती हैं, यानी बची कुची उनके, लेकिन है किसकी है? वो उन्हीं की है ना, तो वो प्राइमरी के अंदर फॉल कर जाती है, ठीक है। लेकिन अगर सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी वही है जो डायरेक्ट आपके विटनेस से रिलेट नहीं करती, आपको कहीं और से अगर उसका डेटा मिल रहा है, तो वो हमारी सेकेंडरी टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन होती है। इज इट क्लियर? यस ओके। Yes, नेक्स्ट ma'am. स्टेप हमारा आता है कि क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा। हम दो तरीके से डेटा को क्रिटिसाइज करते हैं। कैसे कैसे करते हैं, कोई बताएगा? न्यू डेटा फाइंड आउट करके उसको मतलब उसको वो करते हैं, क्या कहते हैं, कैसे कैसे? Ma'am, we मतलब उसकी evaluate the data, that how relevant that data is. Like अगर मान लीजिए it is pertaining to any action, what consequences it led to, was it right or not? राइट और नॉट? राइट और नॉट मतलब मैंने जो लिया है डेटा, अगर मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स गांधी जी की, जैसे हम बात कर रहे थे अभी, कि अगर मैंने देखना है कि गांधी का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे फ्रीडम के अंदर, अगर मैं उसके ऊपर कोई रिसर्च कर रही हूँ, या फिर मैं उनके, मान लो कोई पर्सनल लाइफ के ऊपर उनके रिसर्च कर रही हूँ, है ना, उसके ऊपर तो आपको बहुत ही कम चीजें मिलेंगी। तो अब इसके अंदर क्या रहेंगी कि पर्सनल लाइफ के लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा? उनकी या तो ऑटोबायोग्राफी मिल जाएगी मुझे, है ना, जिसमें उन्होंने अगर अपने बारे में कुछ लिखा है, अपने बारे में कुछ दिया है, और प्लस मुझे इंटरनेट से काफी सारे डॉक्यूमेंट्स उनके रिगार्डिंग मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर अब इसके अंदर मैं कैसे जान पाऊंगी कि अच्छा क्या है या गलत क्या है, या कैसे हम इसको क्रिटिसाइज क्रॉस कैसे चेक करें? करेंगे मैम, क्रॉस चेक करेंगे। बहुत सारी इवैल्यूएशन वही होती है ना, वेयर वी आर बिल्कुल। कंफर्मिंग द ऑथेंटिसिटी, कि अगर ये 4-5 जगह प्रोवाइडेड है मतलब ये बात सही होगी। बट अगर सिर्फ एक बिल्कुल। जगह कह रहे हैं तो सही है या नहीं, लेट्स फाइंड आउट। तो हम क्या करते हैं, रिव्यूअर राइट, तो हम क्या करते हैं, हम ना दो तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। एक तो इंटरनल क्रिटिसिज्म होता है और एक एक्सटर्नल होता है। पहले एक्सटर्नल बता देती हूँ। एक्सटर्नल एंड इंटरनल, यानी कि बाहरी और आंतरिक, दो तरीके से आपका डेटा रहेगा, ठीक है। अब देखो एक्सटर्नल या इंटरनल क्या है, यानी कि अगर मैं बाहरी तौर से डेटा को देखती हूँ, पहले तो मैं ये डॉक्यूमेंट्स उठाऊंगी, ठीक है, जितने भी मेरे को, मान लो मेरे को 50 डॉक्यूमेंट्स मिल गए गांधी की पर्सनल लाइफ पे, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, पर्सनल लाइफ पे नहीं, गांधी पे, ठीक है,
मैंने 50 कोई डॉक्यूमेंट ऐसे गांधी के ऊपर कोई आर्टिकल लिखा है, उनकी कोई भी उनकी जैसे उनकी जर्नल आता था उनका, है ना, हरिजन, या फिर उनका उनकी कोई भी बुक या उनका कोई भी उनका लिखा हुआ भी प्लस जो लोगों ने दिए हुए हैं सब सब मैंने डाउनलोड कर लिया, मैंने रख लिया, मैंने उनको क्या किया, अब मैं क्या करूंगी, पहले एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म करूंगी, यानी कि इन 50 में से मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स को छांट के बाहर निकाल दूंगी जो मेरी स्टडी से रिलेट नहीं करते, जो मेरी स्टडी से। अब पर्सनल में भी तो मैं, मुझे क्या पता मैं पर्सनल में मैं क्या देखना चाहती हूँ और उन डॉक्यूमेंट्स में क्या पता कुछ और ही हो, ठीक है, उन डॉक्यूमेंट्स में क्या पता उनके जो उन्होंने आंदोलन किए थे या जो उन्होंने पॉलिटिकली उन्होंने जो चीजें की थी या फिर फ्रीडम के लिए उन्होंने जो चीजें की थी हो सकता है वो भी हो उनके अंदर, तो मैं क्या करूंगी उनको शॉर्ट मतलब फिल्टर कर दूंगी एक तरीके से। तो ये जो फिल्ट्रेशन होगी ये सीधा ही आप देख लोगे कि अच्छा इसके अंदर तो इनके आंदोलनों के बारे में दिया, इस डॉक्यूमेंट को बाहर निकालो, है ना। तो आपने मान लीजिए इसमें से कोई हार्डली 25 डॉक्यूमेंट्स अपनी स्टडी के रिलेटेड आपने रख लिए कि ये 25 जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये मेरी जो मैं देखना चाहती हूँ, जो मैं मेजर करना चाहती हूँ उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब ये एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म हो गया। अच्छा एक चीज और बताओ कि जो मैं मेजर करना चाहती हूँ अगर मैं वही मेजर करती हूँ उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते मैम हैं। प्लीज रिपीट नेटवर्क, जिस चीज रिपीट को मैं प्लीज मैम। मेजर करना चाहती हूँ, मैं जिस चीज को एक रिसर्च के अंदर मेजर करना चाहती हूँ मैं उसी चीज को मेजर कर रही हूँ, तो उसे हम क्या कहते हैं, फीचर्स के अंदर पढ़ा था वैलिडिटी हमने, मैम, वैलिडिटी वैलिडिटी कहते मैम। हैं, वेरी गुड। तो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म क्या एंश्योर करेगा, वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च, ठीक है। यानी कि मैं रैंडम कोई भी डॉक्यूमेंट उठा के नहीं पढ़ने लगूंगी, पहले तो हम रैंडम ही सारा कुछ मैंने कलेक्ट कर लिया उनके रिगार्डिंग मुझे जो भी मिला, उसके बाद मैंने उसको एक्सटर्नली क्रिटिसाइज किया, ठीक है। जब मैंने उसको बाहरी तौर पर जब मैंने उसकी आलोचना की तो मैंने उसमें से छांट दिया, कुछ डॉक्यूमेंट्स को फिल्टर कर दिया, ठीक है, जो मेरे काम के नहीं थे। अब मेरे पास क्या बचे, अब मेरे पास 25 डॉक्यूमेंट्स बचे और उन 25 में वही है जो मैं मेजर करना चाहती हूँ, ठीक है। इसका मतलब जब आप एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म करते हो, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया था कि एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म क्या एंश्योर करता है, यानी कि क्या पक्का करता है कि आपकी रिसर्च जो है वो वैलिड है, ठीक है। तो ये वैलिडिटी एंश्योर कर देता है। अब अगर हम इंटरनल की बात करें, ठीक है, ये 25 डॉक्यूमेंट तो मैंने निकाल लिए, ये काम जो किया वो था एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म बाहरी तौर पर। अब इन 25 का क्या करूंगी, इन 25 को मैं एक एक डॉक्यूमेंट की एक एक लाइन एक एक शब्द भी पढ़ूंगी, ठीक है। यानी कि वो उनकी लैंग्वेज का सिस्टम क्या था, कैसे वो लिख रहे थे, या उनके मतलब उनके ऊपर और क्या क्या लिखा गया है, उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर कैसी लैंग्वेज इवन यूज की गई है, अगर कुछ कोट किया गया है उनके रिगार्डिंग या मतलब उन्होंने खुद ने कुछ कोटेशन दी है तो वो किस तरीके की कोटेशन है, क्या है, मतलब पूरा डीप में उसको स्टडी करूंगी, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल क्रिटिसिज्म, ठीक है। और जब आप ये करेंगे तो आप यहां से रिलायबिलिटी एंश्योर करेंगे, यानी कि जो इंटरनल क्रिटिसिज्म है वो ये पक्का करता है कि अब मैं इस चीज के ऊपर विश्वास कर सकती हूँ, यानी आपका डेटा क्या हो जाता है, रिलायबल हो जाता है वहां से। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, देन नेक्स्ट देखो एक्चुअली ना हमें इसके अंदर इंटरनल क्यों करना पड़ता है, जैसे अगर हम ऐसा कुछ पुराना ले लें, जैसे अगर हम शेक्सपियर की बात करें तो वो ऐसे वर्ड्स यूज करते थे जैसे दाए दाओ, तो हमें इस तरीके से उन वर्ड्स तक को जानना पड़ता है और वो कितने पुराने लिखे हैं या कब से लिखे हैं, क्या कोट किया है, तो हमें पूरा डेप्थ में जाना पड़ता है उसके अंदर, ठीक है, तब आता है। देन उसके बाद देखो थर्ड स्टेप क्या कहता है कि कैसे आप प्रेजेंट करेंगे फैक्ट्स को। देखो फैक्ट्स को सेम वैसे ही प्रेजेंट किया जाता है जैसे हम अदर रिसर्चेस के अंदर करते हैं, बट यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे सबसे पहला एक तो आपको पूरी तरह से कोशिश ज्यादा ये करनी है कि आप प्राइमरी डेटा लो, सेकेंडरी ज्यादा ना लो, ठीक है। यानी कि जो सेकेंडरी जो आपका डेटा सेकेंडरी जो आपका डेटा रहेगा वो आप ना लीजिए, क्यों ना लीजिए, बाय, क्योंकि वो रिलायबल नहीं होता, बिल्कुल भी वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं होता।
क्योंकि मतलब किसी ने लिख दिया गांधी के बारे में या किसी ने लिख दिया शेक्सपियर के बारे में, अब हाउ डू आई नो और हाउ डू यू नो कि वो चीज उसने सही लिखी है या नहीं लिखी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अवॉइड करते हैं सेकेंडरी डेटा को लेना। देन हम ज्यादा कोशिश करते हैं कि हम प्राइमरी डेटा को लें। प्लस जब हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ठीक है, क्रिटिसिज्म करते वक्त हम बहुत ही ध्यान से डॉक्यूमेंट्स को हमें इंटरनल कंसिस्टेंसी में देखना पड़ता है। तो उस हिसाब से भी हमारे जो फैक्ट्स हैं वो उस हिसाब से प्रेजेंट करने पड़ते हैं कि वो सही ही हो, मैं कुछ भी गलत। और अगर मुझे लगता है ना कि ये पॉइंट मुझे एक ही जगह गांधी के बारे में लिखा हुआ मिला है, मतलब मुझे मान लो गांधी के ऊपर एक स्टेटमेंट मिल गई पर वो एक ही जगह लिखी है कि भाई वो अपनी पर्सनल लाइफ में काफी वायलेंट थे, जैसे मैंने खुद ये कहीं रीड किया था, तो वहां पे लिखा था कि ही यूज्ड टू बीट हिज वाइफ और समथिंग, है ना, समथिंग लाइक दैट। तो मतलब वो अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसा ऐसा उनका वो था, बिहेवियर उनका ऐसा था। तो अगर मान लो मैंने ये एक जगह पढ़ा है तो क्या मैं सीधा इसको अपनी रिसर्च में लिख दूंगी बिना इसको वेरीफाई किए या बिना इसको कहीं और पढ़े? क्या मैं इसको एक फैक्ट बना दूंगी? नो मैम। नहीं बना सकते। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, क्योंकि हमारे पास ना हिस्टोरिकल में वेरीफाई करने के लिए हमारे पास आंकड़े तो होते नहीं है, हमारे पास तो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ज्यादातर। हमारे पास तो ऐसी चीजें होती हैं कि ऑटोबायोग्राफीज हैं या ये चीज है, उन चीजों में आप पढ़ सकते हो हार्डली। तो जो फैक्ट्स प्रेजेंट करने हैं आपने वो बहुत ही ध्यान से करने पड़ते हैं बाकी रिसर्चेस के कंपैरेटिव, ठीक है। तो ये हमारी हिस्टोरिकल के बारे में हुए 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। अब आती है एक्सपेरिमेंटल। ये क्वेश्चन आपको कई बार आ चुका है, ये जो मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं इनको अपने दिमाग में बिठा लो अच्छे से कि एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। एक तो याद रखना कि जब भी इसके जनरल क्वेश्चन आएगा तो वहां पे IV और आपके DV लिखे होंगे, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल जरूर लिखा होगा, ठीक है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का आपस में क्या देखना है वहां पे? अगर उस स्टेटमेंट में लिखा है कि आपस में आप उसका क्या देख रहे हो, प्रभाव, इफेक्ट, यानी कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक स्वतंत्र चर जो है वो एक आश्रित चर के ऊपर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या असर डाल रहा है, ठीक। तो असर डालने का मतलब, इफेक्ट का मतलब क्या है, वो रिसर्च क्या हो जाएगी, वो अपने आप एक्सपेरिमेंटल हो जाएगी। जैसे मैंने पीछे आपको मोटिवेशन का एग्जांपल दिया था कि उसमें आप छेड़छाड़ कर सकते हैं एक वेरिएबल में एक्सपेरिमेंटल में और दूसरे के ऊपर उसका असर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक्सपेरिमेंटल है। प्लस इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें 4 मेन चीजें आती हैं। नंबर 1 है कंट्रोल। ये जो कंट्रोल है ये ना तो मैं हिस्टोरिकल में कर सकती हूँ कहीं भी, क्या मैं हिस्ट्री को कंट्रोल कर सकती हूँ या जो हो चुका उसे कंट्रोल कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में कर सकते हैं हम कंट्रोल? नो मैम। नहीं कर सकते, क्योंकि जो हो रहा है उसमें मुझे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये तो मैंने ऊपर भी बोल दिया कि अगर मैंने मोटिवेशन का लेक्चर दे दिया तो फिर वो तो छेड़छाड़ हो गई उस वेरिएबल के साथ, ठीक है। तो हमें वो तो फिर डिस्क्रिप्टिव में फॉलो नहीं करेगा। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है जो चीज जैसा है, जो फिनोमेना जैसा हो रहा है उसको वैसा ही एज इट इज लिखना कि भी एट प्रेजेंट। अब जैसे मान लीजिए रोड एक्सीडेंट्स है, अगर रोड एक्सीडेंट्स 2021 से 2022 में कितने हो रहे हैं अगर मुझे ये देखना है तो मैं रोड एक्सीडेंट करवा के देखूंगी? कंट्रोल कर सकती हूँ मैं उसको? नो मैम। नहीं कर सकती। जैसे हो रहे हैं सिर्फ वैसा ही डेटा लेके आऊंगी कि भाई इतने हो रहे हैं, ठीक है, एट प्रेजेंट। तो वो भी आपका डिस्क्रिप्टिव में हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट एक्सपेरिमेंटल के अंदर हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल का मतलब होता है एक आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर जब हम कोई भी काम करते हैं तो हम उस परिस्थिति को कंट्रोल में रख सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल में होता क्या है, यहाँ पे सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जितने भी होते हैं वो रिसर्चर के हाथ में होते हैं, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कुछ भी छेड़छाड़, उसके साथ मैनिपुलेशन भी कर सकते हो और उसको कंट्रोल भी कर सकते हो। दूसरी चीज आती है जी रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है रिपीट करना। आप एक एक्सपेरिमेंट को जितनी बार चाहो उतनी बार रिपीट कर सकते हो, ठीक है, जितनी बार चाहो। देखो जैसे मैंने रोड, अगर मैं एक्सीडेंट्स की बात करती हूँ या मैं किसी भी ऐसे फिनोमेना की बात करती हूँ जो हो रहा है, ये थोड़ी ना मैं कल फिर उसको देखने चली जाऊंगी, फिर से हो रहा है, परसों फिर उसको देखने चली जाऊंगी। तो हम ना तो इसके अंदर हम रिपीट कर सकते हैं और ना ही हिस्ट्री तो हम बिल्कुल ही रिपीट नहीं कर सकते, जो हो चुका हम उसको ही देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट को जितनी बार चाहूँ मैं उतनी बार रिपीट करके देख सकती हूँ अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई करने के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट आता है जी मैनिपुलेशन, यानी कि हम हेर फेर या फिर हम छेड़छाड़ हम कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स के साथ। जैसे मैंने पहले ही बोल दिया कि यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ छेड़छाड़ करते हैं, हम उसको अप या डाउन करके देखते हैं। और हमारा रिसर्च ये होती है यहाँ पे तो कि अगर मान लो मैं एक डॉक्टर हूँ या मैं एक मतलब साइंटिस्ट हूँ, तो अगर मैं ये देख रही हूँ कि मैंने जो टैबलेट बनाई है, ठीक है, उस टैबलेट का पेशेंट के ऊपर क्या असर हो रहा है, ठीक है। अब मैंने पेशेंट को पहले तो आधी टैबलेट देके देख ली, ठीक है, फिर मैंने पूरी टैबलेट देके देख ली, सॉरी, मैं पूरी टैबलेट देके देख ली, ठीक है। तो इस तरीके से मैं उसको क्या कर सकती हूँ, कम या ज्यादा या मतलब अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर सकती हूँ, ठीक है। देन आता है जी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो है वो ऐसा पॉइंट है, यहाँ पे तो आपको ऑब्जर्वेशन मतलब जाएगा, दोनों के अंदर जाएगा, आप ऑब्जर्व भी करोगे डेटा को। जैसे आप जब कहीं डेटा लेने जाते हो तो ऑब्जर्वेशन इज वन ऑफ द टूल्स जिसको हम यूज करते हैं, हम केस स्टडीज में भी यूज करते हैं, हम क्वालिटेटिव में भी यूज करते हैं, हम इन चीजों में यूज करते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट में क्या रहता है कि एक्सपेरिमेंट में बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन चलती है, ठीक है। कीन ऑब्जर्वेशन मतलब जितनी देर एक्सपेरिमेंट चलेगा आपको अंडर ऑब्जर्वेशन उस चीज को रखना पड़ता है। एक एक छोटी से छोटे चेंज, छोटे से छोटा मतलब इफेक्ट आपको वहां पे ऑब्जर्व करना पड़ता है, ठीक है, यानी कि अवलोकन उसका करना पड़ता है। इसलिए ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। चारों चीजें क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, आपको पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सपेरिमेंटल का नहीं है या फिर है, ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आता है। मैम ये ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा बता ऑब्जर्व कुछ नहीं, बस ऑब्जर्वेशन क्या होती है, किसी चीज को नोटिस करना, ठीक है। जितनी देर वो एक्सपेरिमेंट चलता है, अब जितनी देर मान लीजिए अगर घर में भी अगर अगर आप कुछ बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप उसको उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन रखते हैं ना, उसको नोटिस करते हैं कि अच्छा ये चीज कितनी देर से मैंने रखी है या कितनी देर और चीज ये रखनी है, मुझे ये एक्सपेरिमेंट कितनी देर और करना है। तो जब आप नोटिस करके रखते हो उसके टाइम को, उसकी चीजों को, उसकी हरकतों को, तो ये सारी चीजें अंडर ऑब्जर्वेशन आ जाती है। ओके। नेक्स्ट आते हैं स्टेप्स। अब जैसे मैंने हिस्टोरिकल के आपको बताया कि डिफर कर जाते हैं स्टेप्स, डिस्क्रिप्टिव के तो आम एक रिसर्च की तरह ही होते हैं, और एक्सपेरिमेंटल में ऐसा क्या डिफरेंट होता है। देखो एक्सपेरिमेंटल में पहले हम प्रॉब्लम को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई यानी कि ढूंढेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, जैसे हम हर रिसर्च में करते हैं, सारों में ये होता है, हिस्टोरिकल में भी हम यही करते हैं और डिस्क्रिप्टिव में भी हम यही करते हैं, तो नथिंग न्यू। दूसरा क्या स्टेप है, वही रिव्यू ऑफ लिटरेचर लेते हैं, यानी कि ओल्ड रिसर्चेस को हम ओल्ड जितना भी जो भी रिसर्चेस हो चुकी हैं उस टॉपिक के रिगार्डिंग उसको हम पढ़ते हैं, ये भी सेम ही है। तीसरा हम हाइपोथेसिस यहाँ पे बनाते हैं, ये भी उसमें बाकियों में भी यही करते हैं। चौथा यहाँ पे डिफरेंट आ जाता है कि हम एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को चूज करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होता है कि मुझे जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कितने ग्रुप्स लेने हैं, ठीक है, कितने ग्रुप्स मतलब जैसे मान लो मुझे दो ग्रुप्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, या मुझे 4 के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, मुझे 6 के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, या 3 के ऊपर करना है, तो आपको ये जो डिजाइन्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट लेने पड़ते हैं, और ये आपको डिसाइड करना पड़ता है, मतलब कि आप कौन सा डिजाइन आपके रिसर्च के हिसाब से सुटेबल रहेगा, ठीक है। अभी जैसे मैं कह रही थी कि मैंने अगर मोटिवेशन देखनी है बच्चों की तो मैं 2 ग्रुप्स ले सकती हूँ वहां पे। एक ग्रुप तो हो जाएगा आपका कंट्रोल ग्रुप, ठीक है, कंट्रोल का मतलब जिसपे मैं छेड़छाड़ कर रही हूँ, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है, जो मान लो हो गया, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप को मैंने एक मोटिवेशन का लेक्चर दिया, ठीक है, बहुत मोटिवेट किया, बड़ा ही मोटिवेट किया, और उसके बाद उनका एक पेपर ले लिया, यानी कि अचीवमेंट देख ली, तो बड़ी अच्छी अचीवमेंट आई उनकी, या जो भी आई या नहीं आई, तो मैं देखना चाहती थी कि मोटिवेशन का इसके ऊपर असर हो रहा है या नहीं हो रहा, तो मैंने उनको मोटिवेट किया, बहुत मोटिवेट किया, और उसके बाद उनका टेस्ट ले लिया। बट यहाँ पे मैंने उनको कोई लेक्चर नहीं दिया मोटिवेशन का, सीधा ही बस क्या किया, टेस्ट ले लिया अचीवमेंट का। तो अब मैं क्या करूंगी, दोनों ग्रुप्स का डिफरेंस देखूंगी उनके मार्क्स में, कि जिनको मैंने इतना मोटिवेट किया उनके नंबर कैसे आए हैं,
और जिनको मैंने कुछ भी मोटिवेट नहीं किया था उनके नंबर कैसे आए आपस में आप कंपेयर करोगे। तो इस तरीके से आप डिजाइन अलग अलग चूज कर सकते हो। कईयों में दो कंट्रोल ग्रुप भी होते हैं और एक एक्सपेरिमेंट होता है, कईयों में एक कंट्रोल ग्रुप होता है और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के ग्रुप होते हैं। तो इस तरीके से अब आपने एक डिजाइन को क्या कर लिया, बना लिया, और आपने फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट करके देखोगे, कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये स्टेप भी और किसी में नहीं आएगा, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल में आएगा कि आप एक्सपेरिमेंट करके देखोगे। उसके बाद आप अपना डेटा इकट्ठा करोगे, जो भी आपकी एक्सपेरिमेंट करने के दौरान आपको जो भी आंकड़े मिले उनको आप इकट्ठा करोगे और देखोगे। उसके बाद उसको एनालाइज करोगे, बस आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। इज इट क्लियर? यस मैम। हाँ, ये जो दो चीजें हैं ये हम इसके अंदर डिफरेंट कर रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को चूज कर रहे हैं और उसके बाद एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहे हैं, यानी प्रयोग करके देख रहे हैं। बाकी मैम जितने सारे स्टेप्स हैं वो और सारे रिसर्च में भी होते हैं, जैसे कंपाइल रॉ डेटा, हाँ, डिक्लेयर जनरल है। एनालिसिस। हाँ, जैसे हम एक टॉपिक सिलेक्ट करने से लेके रिजल्ट तक हम जाते हैं, वो सारे जनरल है। बट कई बार आपको अगर मान लो आपको हायरार्की करनी दे दी उन्होंने, या मैचिंग दे दिया, या कुछ भी ऐसा दे दिया, तो ऐसा मुझे लगता है कि अगर आप हिस्टोरिकल में, जैसे क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा इज डन इन हिस्टोरिकल ओनली, ठीक है, या फिर आपका जो डेटा कलेक्शन की दिक्कत, जैसे ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली वो पूछ चुके हैं कि हिस्टोरिकल में इनमें से किस स्टेप में जो है वो एक मतलब प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर इंपॉर्टेंस रखता है, या इस तरीके का कुछ क्वेश्चन, तो वो डेटा कलेक्शन है जहां वहां पे प्रॉब्लम आती है डेटा जनरेट करने में। ओके मैम। ठीक है, ओके, ये करवा दूं या कल करना है? कल करते हैं। क्वालिटेटिव। करा हाँ जी, कल करा देना। ओके, चलो आज के लिए आपके तीनों मेथड्स कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो तीनों मेथड्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। मैंने कोई भी चीज रटने के वे से नहीं करवाई है, जितना मुझे लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। बाकी फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर देना या कॉल कर लेना। ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट जो हम कल करेंगे, हमारी अप्रोचेस रहेंगी दोनों। ये जो टेबल दिया है यहाँ पे, इसको आपको फॉर श्योर देख के जाना है जब आपको पेपर में जाना है, क्योंकि इसके ऊपर मतलब मैं कह सकती हूँ कि 100% आपके उसमें आता है। ये मतलब एक ऐसा टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको ये जरूर पढ़ के जाना है। एंड अटेंड द टुमारो सेशन जरूर अटेंड करना। ठीक है, एनीथिंग एल्स, किसी को कुछ पूछना हो? नो मैम। ओके जी, ओके देन we'll meet tomorrow same time. बाय मैम।